कोर्ट का जो फैसला आया है गौशाला से रिलेटेड, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बहुत दिनों से चल रहा था और आपने ट्वीट करके कुछ कमेंट भी किया है कि अयोध्या की तरह दिख रहा है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि अयोध्या अब इसमें अंतर था क्योंकि ये ASI के संरक्षण में। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 700 साल से ये मस्जिद है और यहाँ पर नमाज अदा की जा रही है। दूसरी बात ये है कि ये क्यों कह रहा हूँ मैं, इसलिए कि ये वक्फ बाय डेडिकेशन है और इसको धार के उस वक्त के अर्सवाइल स्टेट ने इसको मुसलमानों के लिए दिया और वहाँ पर मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि 1904 में कलेक्टर ने इसको रिलिंक्विश किया और वो एक्ट था सेक्शन 4 and 13 ऑफ 1904 एक्ट। तीसरा बात यह है जो आपको समझने की जरूरत है, जो हम पे उंगली उठा रहे हैं, धार स्टेट गज़ीट है 1935 का, उसमें ये बताया गया है कि ये जगह मस्जिद है और गवर्नमेंट ने इसको रिलिंक्विश किया, गार्डियनशिप से मुस्लिम कम्युनिटी को दिया और फिर 1985 में ऑफिशियल गज़ीट एंट्री नंबर 62 में उस वक्त के 1954 एक्ट के तहत, वो बंद करो भाई, 1954 एक्ट के तहत ये वक्फ की गज़ीट भी है। पांचवी बात यह है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के भी खिलाफ है। 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप अब क्या बोलता है सेक्शन 4 उसका, कि जो मस्जिद का, मंदिर का, गुरुद्वारे का या बौद्ध धर्म के जो भी जिस धर्म जो 15 अगस्त 1947 की थी उसको चेंज नहीं किया जा सकता। छठी बात यह है कि ASI का कानून है जो ये कहता है कि आप किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप के नेचर और कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। अब आप आ जाइए कि अब आपने कहा ASI ने 1951 में और 1952 में ये क्लैरिफिकेशन दे चुकी है कि ये मस्जिद है और उस वक्त उन्होंने ASI ने रिजेक्ट किया था इसको कि जो वहां पर भोज उत्सव मनाना चाहते थे। 51 और 52 का ASI के ऑर्डर है। अब आप आ जाइए कि ये जजमेंट हम इसको एरोनियस क्यों मानते हैं इस जजमेंट को, क्योंकि कोर्ट ने, जैसा मैंने भी कहा, 1935 के धार स्टेट एग्जीक्यूटिव को, स्टेट गज़ीट को नज़रअंदाज कर दिया। 1985 के वक्फ रजिस्ट्रेशन को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया और जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको भी उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। और साथ ही साथ ये जो आर्गुमेंट है, कोर्ट ने उसको भी कबूल नहीं किया कि 1935 के नोटिफिकेशन को, जो लॉ था उस वक्त अंडर आर्टिकल 372 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये लॉ था उस वक्त, और उन्होंने सिर्फ उसको बोला कि ये मेयर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट। ये क्या बात है? मेयर एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट जो है वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को ओवरराइड नहीं कर सकता। और एक और वजह है ये फैसला जो एरोनियस और गलत है। मुस्लिम साइड ने ये आर्ग्यू किया था कि जो PIL दाखिल की गई थी रिट पिटीशन में, उन्होंने डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट उठाए जो आर्टिकल 226 में नहीं लिए जा सकते, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिसडिक्शन जो होता है आर्टिकल 226 में, कोर्ट एक ऑर्डर पास नहीं कर सकता डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन और टाइटल के ऊपर। और एक और बात जो आपको समझने की जरूरत है कि ऑलरेडी एक सिविल डिस्प्यूट केस चल रहा है टाइटल का, उसको भी कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया।
टाइटल का सिविल डिस्प्यूट चल रहा है। एक और बात आपको समझने की जरूरत है कि कोर्ट ने, जो मैंने कहा, अभी आपने सवाल किया कि ये तो बिल्कुल बाबरी मस्जिद का मामला हो गया जजमेंट का। बाबरी मस्जिद केस के मामले में आप कोर्ट ने कहा था कि पोजीशन नहीं था मुसलमानों के पास। भाई मेरा पोजीशन तो आज जुम्मे तक था ना, मेरा पोजीशन आज फ्राइडे तक मेरा पोजीशन था। बाबरी मस्जिद को तो रात के अंधेरे में वहां पर मूर्तियां रखकर मिंबर रसूल पर मस्जिद को बंद कर दिया गया। मेरा तो पोजीशन आज भी है। और फिर 1935 का धार स्टेट गजीट, 1935 का धार दरबार प्रोसीडिंग्स एक्नॉलेज करता है कि वहां पर नमाज पढ़ी जा रही थी। और मध्य प्रदेश का राजपत्रा 85 का वो है बोल रहा है। 1951 में डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI ऑर्डर इशू किया कि सिर्फ मुसलमान नमाज पढ़ेंगे और दूसरी कोई मजहब की वहां पर रस्म और रिवाज इबादत नहीं होगी। और फिर मेजर CE लुआर्ड, जो एक ब्रिटिश इराक ऑफिशियल था, उसने 1912 में कहा कि भोजशाला एक मिसनॉमर है नाम और इनएक्यूरेट नेम कहा। फिर वहां पर वजू करने की एक टैंक है, वजू के लिए जो नमाज पढ़ने से वजू करना पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे, इसी जगह पर, इसी मुकाम पर बैठकर मैंने आप तमाम से कहा था, शायद वो जितने जर्नलिस्ट अभी हैं वो हैं यहाँ पर, मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट गलत जजमेंट है, जो आस्था की बुनियाद पर दिया गया है। और मैंने कहा था कि ये जजमेंट जो आज उस वक्त आया था, ये ऐसे कई चीज़ों को खोल देगा। तो उस वक्त कई लोग मुझसे कहे थे कि ओवैसी तुम खामोश बैठो। मैंने कहा आज खामोश बैठेंगे जो खामोश बैठने के लिए मुझसे कह रहे हैं। आज देख लो आज क्या हो रहा है। जिस जजमेंट का मैंने हवाला देकर कहा था कि देखो ये जजमेंट से कई चीजें खोली जाएंगी। अब रिलीफ भी आइडेंटिकल है, कंप्लीटली रिलीफ आइडेंटिकल है कि वहां पर पूजा होगी, नमाज नहीं होगी। और अगर आपको चाहिए, क्या कहा कोर्ट ने, in order to secure the religious rights of the Muslim community and to ensure complete justice between parties, in case the respondent number 8 submits an application for allotment of suitable land within Dhar district for construction of a masjid or place for prayer, the state government may consider said application in accordance with law. Where is the question? कहाँ सवाल पैदा होता जमीन पूछने का? मैं 700 साल से वहां पर नमाज पढ़ रहा हूं। कोई PIL डालता है 226 में और कोर्ट कैन नॉट पास एन ऑर्डर ऑन डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन और टाइटल, आप टाइटल दे देते हैं उनको जबकि सिविल सूट चल रहा है उसका। तो ये एब्सर्ड जजमेंट भी है, एरोनियस जजमेंट भी है। और एक अजीब व गरीब बात इसने जजमेंट में कही गई है कि सेकुलर स्टेट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी इवन टू प्रोवाइड बेसिक एम्यूनिटीज टू पिलग्रिम्स, द प्रिजर्वेशन ऑफ प्यूरिटी एंड प्रिस्टाइन कैरेक्टर ऑफ डीटी। So ये भी it violates successive Supreme Court judgments that say that ये वो Supreme Court judgment कहता है कि the Indian state जो है सब रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है किसी एक को DT को फेवर करने की, फिर सेकुलरिज्म को क्या होगा बताइए इस जजमेंट के बाद। तो ये जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के मुताबिक नहीं है। जो बाबरी मस्जिद राम मंदिर का जजमेंट आया था वो सिर्फ एक धर्म को प्रेमेसी दे रहा है और दूसरों के जो वर्शिप है उसको आप खत्म कर रहे हैं। और एक बात ये है कि ये जजमेंट एक फ्लड गेट्स खोल दिया है। अब कल कोई भी जाएगा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की तो अब अहमियत खत्म होते जा रही, जबकि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को राम मंदिर के बाबरी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसको बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ा था, वो भी आपने आज कोर्ट ने उसको भूल गया। तो ये तो एक मौकरी बन चुका है, मौकरी बना रहे हैं प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का। तो ये हमको बोलना है। और एक बात याद रखिए
यहां पर तो कोई इन्वेडर आकर नहीं तोड़े, वो भी तो झूठ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वो भी झूठ है। पीसफुल स्ट्रक्चर था ये। और एक बात आपको समझने की जरूरत है कि पिटिशनर ने ये कहा कि जो डीटी मिली उसको उन्हें बताया धार में मिली। मुस्लिम साइड ने बताया कि ये जो मूर्ति मिली थी, जो आज किसी इंग्लैंड के बर्तानिया के म्यूजियम में है, वहां से आधा किलोमीटर दूर एक सिटी पैलेस के रूइंस है, वहां पर मिली है। तो ये सब चीजें हैं। और फिर एक बुक पब्लिश हुई थी 2020 में यूरोपियन रिसर्च काउंसिल और सेंट्रल इंडिया आर्काइव्स में। उस किताब का नाम था धार और उसका गुप्त इतिहास। 1220 में एक जलजला आया था, 1220 में जलजला आया, उसके 60-70 साल के बाद तो सल्तनत पीरियड शुरू हुआ। उससे पहले सल्तनत पीरियड था ही नहीं ना। ये तो हिंदू बादशाहों ने ये दिया था उनको, अब उसको भी कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया। सिविल सूट टाइटल का चल रहा है, डॉक्यूमेंट्स दिए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, एएसआई को, सब कोर्ट ने उसको इग्नोर करके एक एब्सर्ड और गलत फैसला दिया। और हैरत अंगेज बात यह है कि जो एएसआई ने आर्टिफैक्ट्स निकाले, आप मेरे को बताएं आर्टिफैक्ट्स में प्लास्टिक निकलता है क्या? प्लास्टिक निकला। प्लास्टिक कैसे निकला? प्लास्टिक की इजाद कितने साल की पुरानी है, उसको आप बता रहे हैं। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि भारत सरकार माने मोदी सरकार और एएसआई हैंड इन हैंड पिटिशनर के साथ थे, और ये खुद एक वायलेशन है आर्टिकल 14 और 12 का। और साथ ही साथ ये भी बताना जरूरी है कि 1995 में ये गलती उस वक्त के धार के जो बड़े मुसलमान थे, जो हिमाकत खोर थे, चमचागिरी की आदि करने के आदि थे, उन्होंने एग्रीमेंट करके दिया ये कि हर मंगलवार को या बसंत पंचमी को आप आकर मस्जिद के अंदर ये पूजा करिए। तो ये इसका ब्रीफ फैक्ट ये हम उम्मीद करते हैं कि जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट को जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इसको देखकर इंसाफ करेगा। एक स्ट्रांग केस है जो मैंने पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। और ये जो बोला जा रहा है कि वहां पर मंदिर थी, देखिए उसमें जो इंस्क्रिप्शन है, जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं, वो इंस्क्रिप्शन क्या कहती हैं कि एक वो स्कूल था, गुरुकुल था, क्योंकि राजा भोज ने संस्कृत लर्निंग का एक लफ्ज सिखाते थे। तो जैसा हम पार्लियामेंट को बोलते हैं कि ये जनता की बहुत बड़ी मंदिर है, तो मंदिर पूजा की जो तो नहीं है, वो तो इलेक्टेड, वैसे ही वो एक गुरुकुल था। वो जलजला आया 1220 में, उसके बाद फिर दोबारा बनाया गया। तो अभी इसको आप ऐसा कर रहे, इसका गलत फैसला नहीं। एक मिनट ठहरिए, मुझे मानने का सवाल नहीं है, जो फैक्ट्स है उसको मैं मानता हूं और वो फैक्ट्स मैं आपके सामने रखा हूं। इस फैक्ट्स को नजरअंदाज करके आपने फिर बिलीफ के नाम पर फैसला कर दिया। भाई 1951-52 का जो एएसआई की रिपोर्ट है उसको क्या करेंगे? गजीट है, और गजीट जब इशू हुई थी उसके 1 साल तक आपको राइट है ऑब्जेक्ट करने का, रजिस्ट्रेशन का, आपने ऑब्जेक्ट ही नहीं किया। आखिर क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं हमको बता दीजिए। आप बाबरी मस्जिद में एक बोलते हैं, यहां पर एक हो जाता है। तो हमको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये अपील करेंगे, हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इंसाफ होगा। सर पूछ सकते सवाल? हाँ सर, आपने कहा कि जो अयोध्या का फैसला हुआ था वो आस्था की बुनियाद पे हुआ था। इसमें तो आस्था की बुनियाद नहीं, फैक्ट देख के किया गया। कौन सा फैक्ट बोलिए? नंबर 1। दूसरा नहीं, फैक्ट कौन सा? नहीं, एक मिनट ठहरिए। फैक्ट नहीं, एक मिनट ठहरिए, एक मिनट। आपको सवाल करने का राइट है, मेरे को फैक्ट बोलिए, फैक्ट बोलिए। बता रहा हूँ सर। हाँ, आप कह रहे हैं 700 साल से हम नमाज पढ़ रहे हैं। हाँ। 700 साल के पीछे का भी इतिहास है। कहाँ? भोज का इतिहास कहाँ है? नहीं है, नहीं, एक मिनट ठहरिए। प्रमोद साहब एक मिनट, प्रमोद साहब एक मिनट ठहरिए। खिलजी ने बनवाया। नहीं, अरे देखिए, मरने के बाद सुनिए एक मिनट। आपको मैं कह रहा हूं 1220 में जलजला आया,
उसके 70 साल के बाद सल्तनत की हुकूमत शुरू हुई। ये किसने दिया था इस जगह को? अच्छा, वहां पर पूजा की, मैंने आपको कहा 1995 में 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर बाज़िमाखत खौर जो ये गुलाम परस्त मुसलमान होते हैं, उनकी गलती। आप अच्छा फिर ये बताइए कि 1951-52 का गजीट है, ASI का ऑर्डर है, 85 का वफ गजीट है, ये सब प्रूफ नहीं है क्या? आप खोद रहे हैं, खोदे तो प्लास्टिक निकल रहा है उसमें से, प्लास्टिक को एक्सेप्ट करेंगे प्रूफ आप? ये कैसे होगा? सर अभी आपने कहा कि वहां पे गुरुकुल था। गुरुकुल एक मिनट, अच्छा क्या, सुनिए एक मिनट, प्रमोद साहब एक मिनट। 1220 में जो जलजला आया, उसके जो जलजले के बाद पूरा बर्बाद हो गया वो, तो उस वक्त के जमाने में कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं होते थे, जो रूइंस होते थे उसको इस्तेमाल करके बनाए जाते थे। और वो उसमें जो गुरुकुल है, मंदिर नहीं कहा मैंने। सर हाईकोर्ट ने भी यही बताया है कि संस्कृत लर्निंग सेंटर वहां पर जो, देखिए संस्कृत लर्निंग सेंटर जलजला जब आया 1220 में, तो वो पूरा बर्बाद हो गया। उसके 70 साल के बाद तो सल्तनत शुरू हुई ना, यही तो हम आपसे कह रहे हैं। इसीलिए तो 1951-52 ASI की रिपोर्ट, 1904 में कलेक्टर रिलिंक्विश कर दिया उसको, 1904 में सेक्शन 4 और 13 के तहत। फिर 1985 का वफ गजीट है, 1 साल का आपको टाइम है। हम 700 साल से मस्जिद में नमाज पढ़ रहे वहां पर। आर्टिकल 226 के तहत PIL में क्या कोर्ट को राइट है कि ऑर्डर ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ पोजेशन टाइटल पास कर दे, जबकि सिविल सूट पेंडिंग है वहां पर टाइटल के ऊपर। ये सब गलतियां हैं इसमें, इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे। नमाज पढ़ने को लेकर दूसरी जगह दी जाएगी। ऑल्टरनेट, देखिए ऑल्टरनेट वो ऐसा है ना कि वो मेरे अब्बा की, मेरी अम्मा की प्रॉपर्टी नहीं है, मस्जिद है जिसका मालिक अल्लाह होता है। ये क्या बात है, 5 एकड़ ले लो, उस वक्त पहले बोले आप अप्लाई करो, ले यार नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता ना। टाइटल का सूट पेंडिंग है, 700 साल से मेरा पोजेशन है। चलिए 700 साल भी मत मानिए भाई, आप तो आजादी के बाद तो हम संविधान दिए ना, तो संविधान में क्या इसका प्रोविजन नहीं था कि संविधान के तहत ये सब 19 वफ का गजीट एंट्री 612 1985 में हुआ। क्या स्टेट ने इसको नहीं माना, उस वक्त के कानून को माना? इसीलिए हम कह रहे हैं इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये हाई कोर्ट का जजमेंट एरोनियस है, एब्सर्ड है, गलत है। सर आप कह रहे हैं कि 700 साल से आपका पोजीशन था, लेकिन आजादी के बाद सरकार दर सरकार वहां पे परमिशन दिया गया पूजा करने का। अरे एक मिनट, आप गलत बोल रहे हैं, उस समय गलत बोल रहे हैं आप। देखिए आप अपना होमवर्क नहीं आप होमवर्क पूजा करने का कब दिया बताओ, तारीख बताओ। दिग्विजय सिंह की सरकार से। अरे भाई आपको मैं सुनिए ना, दिग्विजय की एक मिनट ठहरिए, आप लोग पढ़ के नहीं आते। 1995 में बाज खुशामद पसंद गुलामी जहनियत रखने वाले मुसलमानों ने 10 पेपर के स्टैम्प पेपर गलती की। कैसे बोल आजादी के बाद आप? सर मैं बता रहा हूं नहीं, आपको देखिए, आप देखिए एक बात सुनिए, आप अभी मत करिए, मैं और भी बोल सकता हूं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फॉरवर्ड मत करिए। मैं आपको फैक्ट्स बोल रहा हूं जिम्मेदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ। क्यों ले ऑल्टरनेट लैंड? मेरी जमीन, मेरी मस्जिद है, वो मेरी जाती प्रॉपर्टी थोड़ी है, क्यों लूं मैं?
आप 6 दिसंबर को अगर मस्जिद नहीं तोड़ते तो जमीन देते थे मुझे आप? यहां पर 700 साल से नमाज पढ़ रहे हम, पूरे फैक्ट्स में आपके सामने रखा हूं। सर 95 में अनुमति दी गई पूजा करने की। अरे 87 में मेरे भाई एक मिनट देखिए, 98 में अनुमति दी गई। अरे आप समझ नहीं रहे हैं मेरी बात को, आप एक ज्ञानी आदमी है, मैं तो वही कह रहा हूं। 95 किसने दिया आपको? 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पर गुलामी की जहनियत रखने वाले मुसलमानों ने ये लिख कर दिया आप आ जाइए मंगलवार को। अरे वो तो बिल्कुल ही बकवास किस्म के मुनाफिक बोलना चाहिए लोगों को। तो उनके ना तो मस्जिद उनकी माँ की थी, ना उनके अब्बा की थी, ना उनके खानदान की थी। वो तो जालिम है वो लोग। तो तब से लेके 95 से लेके अब तक जमात के लोग क्या कर रहे थे? 2022 में ये एक मिनट ठहरिए, आपने किसी चीज को शुरू कर दिया। 2022 में ये पीआईएल दाखिल होती है, 2022 में पीआईएल दाखिल होती है और कोर्ट के सामने ये तमाम चीजें रखी गई, ऑनरेबल कोर्ट के सामने। अभी आप बोले आजादी के बाद, अब आप मैं बोल रहा हूं आपको शुरू से 95 में ये हुआ, और वो भी उन बेवकूफ किस्म के जुल्म करने वाले, गुलामी की जहन रखने वाले गलती की वजह से हुआ। मगर ये पीआईएल फाइल हुआ 2022 में पीआईएल फाइल हुआ, और उसके बाद ये सब चीजें होती हैं। अब आगे आप लोग क्या करेंगे? आपकी क्या राय है? तो क्या नहीं, हमको यकीन है कि मुस्लिम साइड जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सब चीजें रखी जाएंगी, और सुप्रीम कोर्ट इंसाफ करेगा और मस्जिद रहेगी। हाँ, सपोर्ट आप एक्शन करेंगे? मैं बोल रहा हूं ना, जो वहां सपोर्ट करेंगे। नहीं, देखिए वहां के लोग काबिल हैं, वहां के जो लॉयर्स हैं जिसको मैंने बात किया, वो लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट को, और उनको जाना भी चाहिए। सर ये गलत प्रेसिडेंट बन जाएगा। आप क्या खोल रहे हैं? आप तो दरवाजे खोल रहे हैं किस चीज के? ये सब निफाक पैदा करने के, ये टेंशन पैदा करने के, डिसएग्रीमेंट्स के। सुप्रीम कोर्ट ने जो बाबरी मस्जिद राम मंदिर में कहा, एग्रीगेस एक्ट कहा, उन्होंने कहा कि हिस्ट्री क्या उसमें कहा था, पढ़ लीजिए जाकर आप। अब उसके बरखिलाफ हो रहा है ना। जिस चीज का वादा मैंने यहीं पर बैठ के मैंने कहा था आपसे, अनेरी से, प्रमोद साहब थे, आप सबसे कहा था देखो ये दरवाजा खुलेंगे, फ्लड गेट्स को खुलते जा रहे हैं। अच्छा सर, एक चीज आगे आगे ऐसे कितने दरवाजे और खुले? फ्लड गेट्स है, आपने दरवाजे खोल दिए हैं, और कितनी मस्जिदें निशाने पर होंगी? अब तो कोई भी मस्जिद निशाने पे होगी। बोलेंगे हमारे को उस पर आस्था है, खत्म हो गया मामला। अगर हैदराबाद में बीजेपी सरकार आती है तो क्या मक्का मस्जिद पे दावा होगा? तो फिर क्या? अब ये देखिए, आएगी नहीं आएगी, इंशाल्लाह नहीं आएगी। मगर ये तो कोर्ट्स जो आज जो फैसला दिए, आप किसी चीज को मानने को तैयार ही नहीं है। आप एएसआई एक्ट को नहीं मानने तैयार है, आप प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मानने को तैयार नहीं है, वक्फ गजीट को मानने को तैयार नहीं है। 1951-52 का एएसआई का जो ऑर्डर है, 1904 का जो कलेक्टर का है, फिर वो जो सरकार, हिंदू सरकार ने जो जमीन दी है, उसको मानने को तैयार नहीं है। आप किसको मानेंगे फिर आप? तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी कोर्ट ऑफ अपील है हमारे लिए। हम जाएंगे, जो वहां के लोग जाएंगे, मैं बात किया जिम्मेदारों से। सुप्रीम कोर्ट में भी सेम फैसला। अरे भाई रुक जाइए। अच्छा सर, सुप्रीम कोर्ट के जज आप थोड़ी हैं। एक तकनीकी चीज है सर जो मैं नहीं पढ़ पाया हूँ मैं, क्या एएसआई संरक्षित जो भी प्रॉपर्टी है उस पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगता है क्या? मैं जानकारी नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आपको जानकारी है, इसलिए जानकारी है कि एएसआई एक्ट पढ़िए। एएसआई एक्ट क्या कहता है? यू कैन नॉट चेंज द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ दैट रिलीजियस प्लेस। आपको जो फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, वो आधे दिमाग के हैं प्रमोद साहब। वक्फ क्या जो एक्ट है, नहीं सुन तो, अरे देखिए अब आपको तकलीफ हो रही है, मैं बोला अरे सुन, नहीं देखिए, एक काम करिए, नवीन कपूर को बिठाइए, डिबेट कर लेंगे। आप क्यों कर रहे हैं? वो जो आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं, मेरे को कोई फॉरवर्ड नहीं किया, बस मैं समझना चाह रहा हूं। समझिए ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट या एएसआई संरक्षित प्रॉपर्टी, आपको समझिए बात को। एएसआई एक्ट आप पढ़े,
आप नहीं पढ़े एएसआई एक्ट, या जो फॉरवर्ड किया आपको, एएसआई एक्ट खुद ये बोलता है कि किसी रिलीजियस प्लेस का नेचर और कैरेक्टर आप चेंज नहीं कर सकते। आपने जजमेंट के बाद उसको चेंज कर दिया आपने। प्लेस ऑफ वर्शिप आप, चलिए आपकी बात ये बोलिए, एएसआई एक्ट। प्रमोद साहब, मैं ये कानून को पढ़ा हूं, मैं 120 पेजेस का डाइसेंट रिपोर्ट उस गलत काले कानून पर दिया हूं, इस पर भी मैंने लिखा है। आप हाउ डू यू चेंज? आपने एएसआई एक्ट की धज्जियां उड़ा दी, कैरेक्टर उसका बदल दे रहे हैं आप बोल रहे मस्जिद ही नहीं। अरे भाई, जब प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट क्या है? मस्जिद है ना, मंदिर थोड़ी है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। आप उसको ही चेंज कर दे रहे। 51, 52 का जो एएसआई की रिपोर्ट है उसको आप नकार दे रहे। 1904 का कलेक्टर के ऑर्डर को नकार दे रहे। 1985 का वक्फ गजीट उसको आप बोल रहे कि नहीं है। क्या सही है फिर? पानी की टांकी है वहां पर वजू करने के लिए, उसको आप बोल रहे नहीं है। सर, जब आप बता रहे हैं कि फ्लड गेट्स इस तरीके से खुल रहे हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि दूसरी पार्टी भी साथ में आए, ऑपोजिशन पार्टी साथ में, और पार्लियामेंट में? देखिए, जो इंसाफ पसंद है, जो इंसाफ में भरोसा रखता है, जो सच्चाई को मानता है, जो इस देश के प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी को मानता है, और जो दोनों धर्मों में और दूरियों को फैलाने का ख्याल नहीं है, तो जाहिर है उनको इस पर कुछ बोलना पड़ेगा। सर, एक बुनियादी मसला है, इससे अलग हटके उस पर आपसे सवाल करना चाह रहे थे कि जो अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, आज वही सबसे बड़ा खबर था, उस पर आप क्या कहें? और यूएई का विजिट पे भी आप बोलना चाहते हैं। एक बात सुनिए, आप लोग खुश हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ गई बोल के? बोलिए ना, आप लोग खुश हैं पेट्रोल की कीमत बढ़ गई? बेचारे आप लोगों की तनख्वाह कितनी होगी, कैसा जीते आप लोग, इसके बाद मुझे को नहीं मालूम। 3 रुपये शायद हैदराबाद में बढ़ गए, 3 रुपये 4 रुपये, हाँ 3 रुपये पेट्रोल पे। खाली 3 रुपये पेट्रोल पे नहीं बढ़ रहे हैं, अब इसका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इसका इफेक्ट होगा तरकारी के ऊपर, इसका इफेक्ट होगा हर खाने की चीजों के ऊपर। गरीब की तनख्वाह तो नहीं बढ़ रही है, क्या जर्नलिस्ट की तनख्वाह बढ़ रही है? पेट्रोल बढ़ गया तो नहीं बढ़ रही है ना आप लोगों की तनख्वाह। अब उसी में प्यारे आपको लगे रहो, कट करते रहो, कहां है? और ये मत बोलिए हम बीजेपी से कहना चाह रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री से कहना चाह रहे हैं, ये जंग की वजह से नहीं, आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से ये कीमतें बढ़ रही हैं। 11 साल से अब सरकार में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स कितना है हमारे पास, क्यों नहीं बढ़ाया उसको आपने? कितना 70 दिन 70 डेज क्या हमारे पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है, क्यों नहीं बढ़ाया आपने 11 साल में? जंग तो खत्म के करीब हो गई ना, तो अब क्या होगा बताइए? अच्छा, दूसरी चीज, फर्टिलाइजर इस्तेमाल मत करो बोल रहे प्रधानमंत्री, हाँ, तो किसान की यील्ड इससे मुतासर नहीं होगी? बताइए आप, किसानों से फर्टिलाइजर इस्तेमाल मत करो, क्लैरिफाई करो, क्या करेगा किसान की ये तो रोजी रोटी का मसला है ना। आप कह रहे फर्टिलाइजर इस्तेमाल मत करो, फिर यील्ड क्या आएगी किसान को? खाएंगे क्या लोग? और ये हिमाकत श्रीलंका ने की थी, देख लिया श्रीलंका में, क्या श्रीलंका तो नहीं है ये, 130 करोड़ का देश है ये। तो ये सब जो आज पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करने की बात हो रही है, ये 11 साल का आपका खमियाजा देश की जनता भुगत रही है। अफसोस इस बात का है कि नीट का एग्जाम भी अब दोबारा हो रहा है। अब उन बच्चों पे क्या गुजर रही होगी, उनके पेरेंट्स पर क्या गुजर रही होगी। और माशाल्लाह से चैनल पे तो जिक्र ही नहीं है, नीट टाइम हो गया, शायद उसमें टीआरपी नहीं आती होगी। वो बच्चे, उनके माँ बाप खून के आंसू रो रहे हैं। नहीं, आज अरे कितना दिखा रहे हैं, हमको जानते हैं ना, कितना दिखा रहे हैं। आप ये दिखा रहे हैं कि दोबारा सरकार करा रही है, 15 मिनट बढ़ के दे रहे हैं,
अरे उस बच्चों पर क्या गुजर रही होगी कि दोबारा जाकर एग्जाम लिखना है। आसान काम है थोड़ी एग्जाम लिखना, हम भी एग्जाम लिखे हैं, आसान काम होता है एग्जाम लिखना। 2 साल की तैयारी के बाद वो बच्चे जाकर एग्जाम लिखते हैं, अब उनसे कहा जा रहा है दोबारा जाके लिखो। ये तो उन पे तो बहुत बड़ा बोझ डाल दिया आपने। प्रधानमंत्री की यूएई विजिट आज हुई और कई डील किए गए गैस। भाई साहब वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पेट्रोल की कीमत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का जो गलत एब्सर्ड जजमेंट आया है वो इंपॉर्टेंट है। सर ये सब प्रयासों से तो सॉल्यूशन निकलेगा सर, विजिट किए हैं। हाँ, 11 साल से कितने मरतबा गए प्रधानमंत्री बताइए, कहां नहीं गए? मैप उतार दिए वर्ल्ड का, उंगली रखिए वहां पर देश के प्रधानमंत्री जा चुके हैं। 11 साल से हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स कितने बढ़े बता दीजिए आप। नहीं बढ़े ना, क्यों नहीं बढ़े? उसका जिम्मेदार कौन है? आप ही तो सरकार में है। ये जो ईरान अमेरिका की जंग की वजह से नहीं हो रहा, ये गलत पॉलिसियों की वजह से आज हम परेशान हैं। सर अभी एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस ये पिवटल अग्रीमेंट्स हुए बोलकर खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा। सर मतलब अभी एलपीजी के स्टेटमेंट, एलपीजी सप्लाई को स्टेटमेंट अभी एक्सपेक्टेड है। मतलब सी when the situation is somewhat very critical and serious, even the are you trying to tell me that after Mr. Narendra Modi's visit to UAE the price of petrol will come down? बोलिए ना। यकीनन वहां पर 20 से कितने करीब 25 लाख 30 लाख भारत के लोग रहते हैं। कामयाबी से हमको बहुत बड़ा फॉरेन एक्सचेंज सबसे ज़्यादा यूएई से आता है, ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। मगर आप लोग ये भूल रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है। पेट्रोल की कीमत की बढ़ने, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ने से इसका असर का आम आदमी पर पड़ने वाला है। फर्टिलाइजर आप इस्तेमाल मत करो बोल रहे, तो किसान क्या करेगा? उसकी यील्ड नहीं आएगी। सिर्फ भारत में नहीं, कई सारे देशों में इसका असर दिखाई दे रहा है। कई मुल्कों ने पहले ही बढ़ाया था, भारत अभी बढ़ा रहा है सब चीजें। तो अच्छा हो रहा है। हम तो विश्वगुरु है ना। आप इसका मतलब आप भारत को विश्वगुरु नहीं मानते। आप नहीं मानते तो बोल दीजिए आप नहीं मानते। क्यों नहीं बोलते? आप शर्मा रहे क्यों? बोल दीजिए। 11 साल से कंटिन्यूस देश की जनता ने बीजेपी को सत्ता दी है। 300, 280, अब 200 क्या 35 40 जो भी है, थर्ड टाइम जो भी हो, थर्ड टाइम। ये तो सब 11 साल की वजह से हो रहा है ना। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्यों नहीं है हमारे पास? हमने गैस का, एलएनजी का डाइवर्सिफिकेशन क्यों नहीं किया? हमने ये सब चीजें हैं। So what do you have to say on the Bhojshala? अरे I have said enough now. No, it is नहीं, it is very difficult. देखिए इतना मुश्किल काम है। अरे भाई साहब, मैं क्या कोई इंटरप्रेटर हूँ, ट्रांसलेटर हूँ जो अब आपको बोल दिया उर्दू जबान में पूरा फिल बदी बोला, उसको बोलते ना एक्स टेम्पो जो बोलते हैं, बोल चुका हूँ। आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए शॉर्ट में। High Court observes this was a Sanskrit learning center and considering all the ASI reports. Please understand that the High Court judgment is absurd, erroneous and a wrong judgment. In 1220 earthquake took place and what was found was, it was said that it was not a temple, a place of worship. It was not that. It was some Sanskrit inscriptions related to grammar and poetic compositions. Supports its identity as an educational institute rather than a religious shrine. Why is it that we are forgetting that it was a waqf by dedication given by the then Dhar erstwhile state? In 1904, the collector relinquished this property under section 4 and 13 of 1904 Act.
why has the court not given consideration to the 1951 and 52 orders of the ASI that clarified that the building functioned as a masjid? And in 51 and 52, the ASI rejected the Hindu request to organize Bhoj Utsav on that premises. How is it that the court has completely ignored entry 612 of the official gazette of 1985 as per the Waqf Act of 1954? And how is it that they have completely ignored, the Honorable High Court has ignored the administrative history. 1935, the court has forgotten to give consideration to 1935 Dhar State Gazette. And then the court rejected the argument that the 1935 notification was a law in force under Article 372 of the Constitution. वो भी आप court has rejected it. And then relinquishment, I have said about the Gazette 1951 Director General of ASI issued orders permitting only Muslims to offer prayers. And there is a book published by European Research Council and Central India Archives, and the book name was Dhar aur uska Gupt Itihas. 1220 an earthquake happened, and 60-70 years after that the Sultanate period came into existence. The court completely ignored that a civil suit of title is pending. Documents were submitted, notices were issued to Government of India, ASI. Despite that, the court has ignored it. And then they talk about artifacts. What is this ASI saying that artifacts also included, plastic? When was plastic invented? ये भी तो चीज है. So that, and yes, in 1995, some Muslims whose whole DNA was to succumb to the governments of the day, illegally, without having any authority, which is a Waqf property. No one can make an agreement on a Waqf property. They had no connection whatsoever with this masjid, which is a Waqf property. They made a 10 rupee stamp paper, and agreement was done that every Tuesday and on Basant Panchami a puja would be done. Who are these fellows? They have no locus standi to do that. They did an illegal act. And please remember that this PIL was filed in 2022. And why I say this court judgment is wrong? Because under extraordinary jurisdiction, Article 226, the court cannot pass an order on declaration of possession or title. And we hope that the Honorable Supreme Court will do justice, because this is a complete, replica of the Ram Mandir Babri Masjid judgment. If you want, we'll let the government give them some other land. No. It is a masjid for 700 years. You cannot dispossess me from that masjid. The judgment itself is wrong. It is absurd, it's erroneous. Okay? Thank you, sir. Thank you. स्टेट के अंदर सेंसस शुरू हुआ था, बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है क्या करना है? नहीं, सेंसस पे हम तो अपील कर रहे हैं, आप हिस्सा लीजिए. हाउस होल्ड सेंसस हो रहा है, उसमें पूरा हिस्सा लीजिए. आप घर बताइए, आपका घर है, उसमें आप बहुत आसान क्वेश्चनर है, इसको इग्नोर मत करिए. और जब पॉपुलेशन का सेंसस होगा जरूर करवाइए, क्योंकि देखिए एक कोशिश बीजेपी ने कर ली है डिलिमिटेशन एक्ट की. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सेंसस में हिस्सा लीजिए, सबको हिस्सा लेना चाहिए. और वो जो उसके बाद सेकंड फेज में पॉपुलेशन का होगा, उसमें हिस्सा लीजिए. बताइए अपनी, अगर आप ओबीसी हैं तो अपनी कास्ट बताइए, ताकि ये सरकार को मालूम हो सके कि इस देश में ओबीसी कितने हैं. असल मकसद क्या है कि ओबीसी कास्ट सेंसस नहीं होना.
असल मकसद वो है, उसमें भी जब सेकंड जब पॉपुलेशन के ऊपर होगा तो उसमें हो, क्योंकि होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने वादा किया है कि कास्ट सेंसस होगा, तो जब और भी जिम्मेदारी है कि हम ये सब चीज़ों को बताएं। सर, आपके इलाकों में फ्री मैपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, पूरे स्टेट की बात करें फ्री मैपिंग का नामो निशान है। नेक्स्ट मंथ वैसे भी ऐसा नहीं कि ज़्यादा हो रही, क्या बाशऊर लोग हैं तो उसको आपको तकलीफ क्यों हो रही है? अरे हम राइट है, BLO आ रहा है, हम लोग हिस्सा ले रहे हैं। आपने देख लिया बंगाल में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ। SIR का ताल्लुक राष्ट्र सिटीजनशिप से, जो नहीं होना चाहिए था। सिटीजनशिप को डिसाइड करने का इख्तियार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को है, NPR NRC में उसका लॉ है। तो हमारे सिटीजनशिप के लिए तो जरूरी है। मैं तो बोल रहा हूं कि नहीं हो रहा है मेरे पास भी बराबर। मैं तो आपके जरिए से जनता से अपील करूंगा कि अपनी मैपिंग करवाइए जब BLOs आएगा। और एक बात याद रखिए, अच्छा हुआ आपने एक सवाल किया, जो यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूं कि इसमें एक मैपिंग की आप बात कर रहे हैं ना, तो मैपिंग जो हो रहा है, मेरे को किसी ने बताया है कि एक डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना का, वहाँ पर एक मिनट, सॉरी, हाँ, वहाँ पर जो है मिसाल के तौर पर मैपिंग भोतोरी बोल रहे हैं आप। मैं डिस्ट्रिक्ट का नाम लूंगा तो फिर एक तनाज़ा हो जाएगा। एनीवे, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि फ़र्ज करिए किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2,60,000 नाम है इलेक्टर्स है, और अनमैप लोग हैं 1,11,000, और मैपिंग हुई है 1,45,000 की, हाँ, 2,50,000 में से। अब इलेक्टोर्स विद एनोमलीज के ऊपर कितने मालूम आपको? 90% इलेक्टोर्स एनोमलीज हैं। एनोमलीज का मतलब क्या है कि स्पेलिंग मिस्टेक है या मैपिंग सही नहीं हुई। ये हम इसीलिए तो जनता से अपील कर रहे हैं कि आप अपनी मैपिंग सही करवाइए, आप अपना नाम सही करवाइए, अपने बच्चों का नाम सही करवाइए। ये एनोमलीज अगर होगी तो फिर आप मुश्किल हो जाएंगे। मैं डराने के लिए नहीं कर रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं आपको। एनोमलीज को फिर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में बात चले जाएंगी। आज वक्त है हमारे पास इन सब चीज़ों को सही करिए, और जिसका जो जेन्युइन वोटर है, जिसका नाम 2002 में नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डॉक्यूमेंट्स जो आपको बोलिए डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो उसको सबमिट करिए, मी सेवा को जाइए, ये सब चीजें करना जरूरी है। मैपिंग सही होनी चाहिए। हम लोग बहुत से लोग खुश है मैपिंग हो गई। मैं कई लोगों को पूछा, बताओ तुम्हारी मैपिंग कैसी हुई? अब नाम है रामास्वामी, बेटे का नाम आ रहा अजमल, ये मैपिंग हो रही है? बताइए, ये तो गलत मैपिंग हो रही है ना। हम बोले मैपिंग, खुश हो गए। उन्हीं को बताया, रामस्वामी साहब बताया, साहब ये गलत है। अरे साहब मैं तो देखा नहीं। बोला जाइए सही कराइए उसको आप। तो बहुत जरूरी है कि इसमें सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन जरूरी है। इसको अगर हम जरा सा भी गफलत करेंगे, वोट डालने का मामला नहीं है, सिटीजनशिप का मामला है। तो इसलिए सबके लिए हमने तेलंगाना में MIM का ऐप बनाया है। आप प्लीज आप आ सकते हैं हमारे ऑफिस को, या जहाँ हमारे हेल्प डेस्क सेंटर है वहाँ जाइए, चेक करिए, अपनी सही मैपिंग कराइए और सर चीज सही कराइए। और जब आइंदा महीने 25 तारीख को शुरू होगा तेलंगाना में, तो आपके पास एन्यूमरेशन फॉर्म आएगा, उसको पढ़िए। उसमें नाम रामास्वामी है तो बेटे का नाम अजमल नहीं आना चाहिए। अगर अजमल है तो बेटे का नाम रामस्वामी नहीं आना चाहिए। ये सब चीजें चेक करना पड़ेगा। खाली आप बैठ के हाँ सही है दे दिए तो हो गया, फिर बाद में ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं आया, बाद से फिर हम परेशान हो जाएंगे। उसके बाद भी प्रोसेस है, नाम दिलाने का तरीका है, बट केयरफुल रहकर हमको ये काम करने की बहुत बड़ी जरूरत है। क्योंकि जो हमने जो देखा बंगाल में जो तमाशे हुए हैं वो नहीं होना चाहिए। सर, मलकाजगिरी साहिबाबाद के नुमाइंदों से आप दरखास्तें मांगिए सर, जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। हाँ, हैदराबाद छोड़िए, क्या इलेक्शन करीब में हम सबसे मांग रहे हैं, GHMC से मांग रहे, मलकाजगिरी कॉरपोरेशन के लिए मांग रहे, और साहिबाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सबके लिए मांग रहे, और हाई टाइम सब अप्लाई कर रहे लोग। अब कब होंगे नहीं मालूम मेरे को, मगर तैयारी करके बैठना ना आज, क्योंकि देखिए आगे दरखास्त आ गई,
तो हम लोग डिसाइड भी कर सकते हैं और फिर ऐलान भी करेंगे। और ज़्यादातर हम चाह रहे कि पढ़े लिखे और जज्बा रखने वाले नौजवान लड़के लड़कियां सामने आए, आप अप्लाई करें वो। ओके सर, हो गया, थैंक यू।